सो लास्ट क्लास में क्या कराया था? इफ यू रिमेंबर, इन द लास्ट क्लास वी डिड द रदरफोर्ड्स मॉडल, है कि नहीं? रदरफोर्ड मॉडल में क्या प्रॉब्लम देखा था हम लोगों ने कि उसका एक ड्रॉबैक था, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। तो उसमें एक प्रॉब्लम था, क्यों? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा देन इट विल रेडिएट एनर्जी, और वो धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करता रहेगा और वो और भी न्यूक्लियस के सामने आता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको याद है लास्ट क्लास का जो पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हाँ बाकियों को याद है दिस 3 पॉइंट्स? हाँ सर। सो हाँ सर। रदरफोर्ड के डेफिनेशन के, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था जिसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी बोला जाता है, बिकॉज क्यों न्यूक्लियर मॉडल बोला जाता है? बिकॉज वहां पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस हुआ था, वहां पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, सो उसका प्रॉब्लम तो यही था कि हाँ, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा? इट विल एक्सेलरेट while moving in that circular orbit, and that is why it will ultimately fall in the nucleus, है कि नहीं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का अगर सब एनर्जी चला जाता है, सब चार्ज चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? द एटम विल बिकम ए पॉजिटिव थिंग, है कि नहीं? एंड और कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई भी चार्ज मटेरियल, इट इज नॉट स्टेबल, सो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। सो इसी मॉडल का जो ड्रॉबैक है, इसको बोर ने, ठीक है, सो बोर वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फाइनल, जो ये बोर का जो मॉडल है दैट वाज मोर और लेस एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट उस जमाने में ये एक्यूरेट था। क्यों एक्यूरेट था? बिकॉज दिस मॉडल ओवरकेम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल्स। जितना भी प्रीवियस हम लोगों ने सब प्रीवियस मॉडल दो पढ़ा है, बट दो से ज्यादा भी था। ठीक है, दो से और भी ज्यादा मॉडल्स था, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इतना पॉपुलर नहीं हुआ। हम लोग इस बुक में से कुछ कुछ पॉपुलर जो मॉडल्स थे वही पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे। सो दैट इज वाई बोर वॉज द बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर ने जो कॉन्सेप्ट बोला था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, सो दिस वॉज मोर और लेस एक्यूरेट एंड इट कन्फर्म टू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तब के टाइम में जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया था उसके साथ वो मिल रहा था, मैच कर रहा था, उसका रिजल्ट कन्फर्म कर रहा था। ठीक है, सो रदरफोर्ड का जो मॉडल का जो ऑब्जेक्शन था, ये देखो, द ऑब्जेक्शन रेज फ्रॉम अगेंस्ट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसके बेस पे नील्स बोर ने दो पोस्टुलेट्स बताए। तो तो ये दो पोस्टुलेट्स किसका काम कर रहे थे? टू फिक्स व्हाट? टू फिक्स दिस इशू। ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, इसको फिक्स कर रहा था, दिस पॉइंट। ठीक है, दिस वाज अ फ्लॉ। सो उस फ्लॉ को ठीक करने के लिए ही प्रपोज टू postulates which was added to the Rutherford's model. So बोर ने क्या बोला कि एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ कुछ स्पेशल ऑर्बिट में मतलब वो रह सकता है। ठीक है, एंड दोज आर कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी ऑर्बिट्स को हम लोग आज क्या क्या जानते हैं? इसी चीज को हम लोग आज एक नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड शेल। पढ़ा है ना? कौन सा शेल पढ़ा? के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, सो दीज आर डिस्क्रीट शेल्स। के शेल का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, एल शेल का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, एम शेल का एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है। ठीक है, सो एल शेल का इलेक्ट्रॉन्स के शेल में नहीं आ सकता, इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। समझ में आ रहा है? बिकॉज के शेल से एल शेल में आने के लिए क्या होगा? यू हैव टू लूज एनर्जी, सॉरी गेन एनर्जी, बिकॉज एल इज एट अ हायर लेवल। सिमिलरली यहाँ पे, सो एल से एम तक जाने के लिए यू विल नीड मोर एनर्जी। ठीक है, और अगर तुम न्यूक्लियस के सामने जा रहे हो, यू हैव टू लूज एनर्जी। सो इसी चीज को नील्स बोर ने बोला था। नील्स बोर साइंटिस्ट का नाम है जिसने बोर्स एटॉमिक मॉडल बनाया। सो हर एक शेल का अपना अपना एनर्जी लेवल है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल हैव टू कंफर्म टू दैट एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है सबको?
ये पॉइंट समझ में आया सबको? Only certain special orbits known as हाँ discrete सर। orbits of electrons are allowed inside the atom. तो एटम में ऐसा नहीं होता है। एटम में जो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कैसा होगा, वो इस शेल में आ जाएगा, इस शेल में आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड देयर आर इनफाइनाइट शेल्स between an atom, between an electron and the nucleus. But बोर ने क्या बोला, नहीं, इनफाइनाइट शेल्स नहीं होता है, we have discrete shells. There are limited number of shells which are possible inside an atom. ये पूरा एक एटम है, तो एटम के अंदर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेल्स ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द के शेल, दिस इज द एम शेल, ठीक है, ओ सॉरी एल शेल, दिस इज द एम शेल, उसके बाद एक एन शेल भी है, ठीक है। सो ऐसा नंबर्ड शेल मिलेगा, k इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 3। सो इसी ऑर्डर में रहेगा। देयर आर नॉट इनफाइनाइट शेल्स। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, ऐसे फ्रीली मूव कर पा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल शेल्स भी बोलते हैं। सो दैट आर ओनली अलाउड इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 शेल्स, तो 3 to 4 डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है, डिस्क्रीट पाथ रह सकता है। समझ में आया शाश्वती? समझ में आया शाश्वती? हाँ ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? यस सर। नवदीप हाँ समझ में सर। आया? हाँ सर। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। एंड रिगार्डिंग द सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? सेकंड पॉइंट, दिस आर एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, मतलब एक ही पॉइंट है, उसको सेपरेट किया गया जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। पहला पॉइंट में क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? पहला पॉइंट में हम लोगों को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है? सेकंड पॉइंट में इस डिस्क्रीट ऑर्बिट का एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताया गया है कि नील्स बोर ने क्या बताया कि हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहा है, इफ दे आर रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में है और वो के शेल के अराउंड घूम रहा है, सोचो इनर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, सो उस शेल में दे वोंट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, वो अपना एनर्जी लूज भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा। एनर्जी लूज या गेन कब करेगा? व्हेन जंपिंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू, मतलब एनर्जी चेंज कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जी लूज करेगा? जब तुम के सेल से, अगर तुम के टू एल गए या फिर एल टू एम गए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के से एल तक जा रहा है, दैट मीन्स इट इज गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है, इसलिए वो जा पा रहा है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल से के में जा रहा है, सो ऑब्वियसली इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, लूज एनर्जी। समझ में आया? यहाँ पे लूज एनर्जी और यहाँ पे गेन एनर्जी, ठीक है। मतलब लोअर से हायर में जाने के लिए यू हैव टू गेन एनर्जी एंड टू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस यू हैव टू लूज एनर्जी, ठीक है। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ सो ये 2 पॉइंट क्या क्या, these 2 points, these 2 postulates were actually confirming what happened in the experiments, जो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका रिजल्ट जो निकला था वो अल्टीमेटली इस मॉडल के अनुसार वो करेक्ट मतलब कंफर्म कर रहा था, मिल रहा था, मैच कर रहा था रिजल्ट के साथ, ठीक है। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज suggesting the result, मतलब was complementing the results of the experiments। किसका एक्सपेरिमेंट? साइंटिस्ट लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपके टाइम में, ओके, केमिकल एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे उसको कंफर्म कर रहे थे, ठीक है, उसके साथ मैच कर रहा था, ठीक है। समझ में आया? ये दो पॉइंट समझ में आया? सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर एल शेल में ऐसे घूम रहा है, ऐसे अगर घूम रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, देन इट वोंट रेडिएट एनर्जी, इट वोंट लूज एनर्जी, इट वोंट गेन एनर्जी।
समझ में आया? को समझ में आया? हाँ 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 सर। सर यस सर। Niels Bohr proposed a model of the atom which is based, not is, was, which was based on Rutherford's nuclear model of an atom. So Niels Bohr proposed a model of the atom which was based on Rutherford's nuclear model of an atom. With the addition of two new postulates that fixed the flow of ठीक है. The two postulates were, ये आर भी लिख सकता हूँ. पहला वाला क्या है? Only discrete orbits of specific energy levels can exist inside an atom where electrons can revolve. ठीक है. These discrete orbits एनर्जी शेयर्स बोल सकते हो. और नंबर 2 क्या है? सब ब्लू इंक में लिखा रहा हो क्या? और जो नंबर 2 पॉइंट है वो क्या है? revolving around the nucleus ठीक है.
energy is only radiated or absorbed by the electron when समझ में आया सबको ये वाला लाइन? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं बोलो? हाँ Yes, sir. काव्यक, नवदीप? हाँ सर. ओके, सो सिंपल सा लॉजिक है, के एल एम है, के से एल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करना पड़ेगा, एल बिकॉज एल इज एट अ हायर, सो दिस इज एट एनर्जी लेवल ऑफ 10 जूल्स, दिस इज एट एनर्जी लेवल ऑफ 50 joules, and this is energy level of तुम्हारा 100 joules. So automatically an electron has to gain an extra of 90 joules to reach this energy level. 90 joule नहीं, sorry, 40 joules है कि नहीं? Similarly अगर m में जाना है l से, so it has to gain an extra of, that electron has to gain an extra energy of, बाहर से extra energy लाना पड़ेगा, which is of 50 joules. ठीक है? Similar is the case, तो gain करना पड़ेगा. ठीक है? Similarly अगर m से अगर सो +50 होना पड़ेगा, यहाँ पे +40 होना पड़ेगा. अगर कोई इलेक्ट्रॉन m से l में आ रहा है, सो इट हैज टू लूज व्हाट, इट हैज टू लूज 50 जूल्स, है कि नहीं? 50 जूल्स ऑफ एनर्जी. एंड सिमिलरली तुम्हारा अगर यहाँ से l से अगर यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब k में आना पड़ेगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू लूज हाउ मेनी जूल्स? इट हैज टू लूज 40 जूल्स ऑफ एनर्जी. समझ में आया? बिकॉज उस लेवल में रहने के लिए, इस लेवल में रहने के लिए इट हैज टू हैव the energy level which is of that specific shell. समझ में आया? अच्छा, तो समझ में आया ये चीज. अभी जूल क्या है? जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, जूल बोलते हैं, तो दिस इज जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, किस किस को पता है ये चीज? मुझे. बाकियों को कब सुना है? कभी जूल, जूल के बारे में सुना है? इस साल ही है, मैं कराऊंगा इस चैप्टर, ये चैप्टर. किलो जूल्स के बारे में. हाँ वही है किलो जूल. सो किलो तो तुम्हारा एक मतलब क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स है ना. किलो का मतलब है 10⁻³ 1000, 1000 के साथ तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो. अदरवाइज किलो जूल मतलब क्या? 1000 to 1000 जूल्स, है कि नहीं? 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स. तो जूल इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ एनर्जी. जब हम लोग ये एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो ये जूल्स हम लोग भी यूज करते हैं. जूल्स कैन बी ऑल कन्वर्टेड बिटवीन कैलोरीज. कैलोरीज सुना है ना? कैलोरीज सुना है? कैलोरीज सुना है? खाने में होता है कैलोरीज, पेट्रोल में होता है कि नहीं? हाँ. सो कैलोरीज एंड जूल्स कैन बी कन्वर्टेड. ठीक है, जैसे हम लोग लीटर को क्या, लीटर को 1 लीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं ना. सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ओके, बिकॉज ये भी कैपेसिटी है, ये वॉल्यूम है, सो दे कैन बी इंटरचेंज. तो ये भी हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को जूल में लिख सकते हैं. नेवरदलेस, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या मतलब चेंज था, जिसके कारण उसका जो मॉडल था वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड इट वाज कंफर्मिंग टू ऑल द experiments that were done in that time. Okay, so क्यों इनफाइनाइट शेल्स नहीं हो सकता? इनफाइनाइट शेल नहीं हो सकता. एक्चुअली ये शेल का कॉन्सेप्ट भी गलत है. तुम लोग को अभी यही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज 10 में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था. बट इफ यू स्टडी केमिस्ट्री इन 11 and 12 देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऐसा KLM शेल नहीं होता है. एक्चुअली ऐसा टाइप का शेल होता है, मतलब ऐसा टाइप का फ्लावर की तरह होता है. दिस इज P शेल. उसके बाद ऐसा टाइप का होता है, मतलब इट्स ए 3D स्ट्रक्चर. ओके, इलेक्ट्रॉन तो एक 2D स्ट्रक्चर नहीं है ना, 3D स्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रॉन का जो शेल्स होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है. तो ऐसा टाइप का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऐसा टाइप का तुम्हारा फ्लावर की तरह होता है. दिस इज
एस शेल, दिस इज पी शेल, ऐसा टाइप का जेड एक्सिस में भी एक होता है. सो दैट इज द एक्चुअल डायग्राम, बट तुम लोगों को ऐसा पता नहीं है. हम लोग तो अभी लिखते हैं 1,2,3. उस टाइम में ये 11-12 में कन्वर्ट हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p, 3p6 ऐसा टाइप का हो जाएगा. तो ये क्या चीज है वो बाद में समझ में आएगा. तो दीज आर द एक्चुअल शेल्स. ठीक है, बट तुम लोग को अभी गलत वाला चीज ही पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है. बिकॉज तुम लोग को अगर ये समझाएगा तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. जो भी हो, ये वाला समझ लो. इनफाइनाइट शेल होने से क्या कारण क्या होगा? इनफाइनाइट शेल में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स चाहिए होगा. अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा तब कैसे होगा ना. सरस्वती समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट पर शेल्स नहीं हो. इलेक्ट्रॉन्स तो है. इलेक्ट्रॉन सब लिमिटेड है ना. कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? इस सब शेल फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? कैन एन एटम हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फिल ऑल द शेल्स, ऑल द इनफाइनाइट शेल्स? इनफाइनाइट No. शेल को फिलअप करने के लिए यू नीड इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, एंड इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते एक एटम में. सिंपल सा बात है. Out of all the discovered atoms that have been found, all the discovered atom elements that have been found, their atoms have a limited number of, एक fixed number of electrons रहते हैं उसमें. समझ में आ रहा है? हाँ. एक्चुअली बोर का मॉडल के बाद ही तुम्हारा वो 3D स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आया. तुम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ 2D स्ट्रक्चर. तो 2D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है. के एल एम एन शेल करेक्ट है. अदरवाइज जब बट इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज नॉट अ 3D structure, it's a 2D structure, it's a spherical in shape, it is not circular in shape. Okay, so that is why ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो that is not the exact one. वो जब बाद में पढ़ोगे तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्चुअली क्या होता है वो 1s2, 2p6 ऐसा टाइप का होता है. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है, एस शेल होता है, पी शेल होता है, एसपी शेल होता है. तो बाद में अगर साइंस लेके पढ़ोगे तब समझ में आएगा. ओके, नेवरदलेस तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर. तो हम लोगों ने यहाँ पे इस अभी तक इस चैप्टर में वी हैव कवर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स, जिसके कारण आज हम लोग का जो केमिस्ट्री है वो जिस तरीके से हम लोग यूज कर पा रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स. एंड हर एक मॉडल में इंपॉर्टेंट तुम्हारा तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुआ था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थॉमसन ने डिस्कवर किया था. उसको डिस्कवर करने के बाद ही प्रपोज थॉमसन्स मॉडल. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, रदरफोर्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस निकलने के बाद ही वाज एबल टू प्रूव दैट प्रोटॉन्स एग्जिस्ट, है कि नहीं. उसके बाद बोर ने जब बोला तो बोर के बाद ऑटोमेटिकली मोर स्टडी वाज डन. आफ्टर दैट न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड. ओके, so this was the progression in which the current form of chemistry evolved. ठीक है, एक दिन में केमिस्ट्री नहीं आ गया कि हाँ एटम पता है हाँ हो गया, ऐसा नहीं है. केमिस्ट्री धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. नॉट ओनली केमिस्ट्री, ऑल द फील्ड्स, बायोलॉजी बोलो तुम्हारा, उसके बाद फिजिक्स बोलो. ठीक है, तो ऑल द फील्ड्स ऑफ साइंस वेर डेवलप्ड इन अ ग्रेजुअल मैनर. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, हाँ ये डिस्कवर हो गया बस हो गया, ऐसा नहीं है. इवन अभी भी तुम्हारा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हो रहा है. नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल हो रहा है बहुत. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. बाकियों को हाँ समझ में आ सर. रहा है? ओके, तो अभी इस चैप्टर का जो मेन तुम बोल सकते हो दिस वाज मोर ऑफ ए थ्योरी पार्ट. ठीक है, इस चैप्टर में अभी आएगा तुम्हारा द प्रैक्टिकल पार्ट. अभी जो तुम्हारा जो पढ़ोगे इट इज मोर इन्वॉल्व विद द न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस, क्या होता है एटम में. ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है. सो अच्छा से समझना, क्लास 10 में चाहिए होगा. चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन क्लास 10. केमिस्ट्री के 5 चैप्टर है, 5 या 4 चैप्टर्स है फर्स्ट में, 5 चैप्टर्स है सॉरी क्लास 10 में. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 अगर नहीं पढ़ोगे क्लास 10 का वो 5 चैप्टर नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ए वेरी एफिशिएंट मैनर. ठीक है, बुक्स पढ़ो, किताब पढ़ो. अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए मुझे बार बार पूछो. डोंट लेट एनी डाउट्स
रिमेन। ओके, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो रहा है पढ़ने के वक्त, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पूछना, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन, बट क्लियर हो जाना पूरा, बिकॉज तुम्हारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10 में ये चैप्टर, और क्लास 9 का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आर इन्वॉल्व। तो चैप्टर 3 एंड 4 विल बी यूज्ड इन ऑल दिस, ठीक है? हर एक चैप्टर में चाहिए होगा। सो चैप्टर 4 का तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में दिया था, मतलब लास्ट चैप्टर में दिया था, चैप्टर 3 जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन दिस चैप्टर एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट हाउ द एटम इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ एटम के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ठीक है? देखो, हाँ, और एक चीज रह गया विच इज न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो तुम्हारा नेल्स बोर ने जब निकाला था, इट वाज अराउंड तुम्हारा 2025 था ऑलमोस्ट, ठीक है? 1922, यस। तो 1922 में नील्स बोर को नोबेल प्राइज दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, समझ में आया? सो बिकॉज नील्स बोर का एक बुक भी है एटॉमिक थ्योरी बोल के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो 1922, बट 1922 तक एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं निकाला गया था, दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहां पे रहता है? न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस अलोंग विथ प्रोटॉन्स, ठीक है? तो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, दे डू नॉट हेल्प इन कीपिंग द एटम न्यूट्रल, बट दे डू हेल्प इन कीपिंग द एटम स्टेबल। मास के टर्म्स में स्टेबल रखता है, मतलब न्यूट्रॉन्स का मास होता है, ठीक है? एटम का जो मास होता है दैट इज, तुम बोल सकते हो मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हल्का होता है, सो यू कैन से मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स मिलके ही एक ओवरऑल एटम का मास होता है। हम लोगों ने दो तीन बोला था कि हाँ तुम्हारा एटम क्या बोलता है, तुम्हारा एक गोल्ड का एटम का मास ज्यादा है, तुम्हारा हीलियम का कम है। सो कैसे आता है? बिकॉज वहां पे न्यूट्रॉन्स का भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है मास के टर्म्स में, ठीक है? समझ में आया? सो आई कैन राइट द टाइमलाइन। सो टाइमलाइन क्या है? इफ आई राइट द टाइमलाइन, टाइमलाइन में क्या होगा? पहले थॉमसन ने निकाला, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, then Rutherford discovered what? Proton, nucleus and proton, yes or no? और after that James Chadwick, J Chadwick, ये नाम याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। James Chadwick discovered what we know as neutron। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकला, उसके बाद न्यूट्रॉन न्यूक्लियस निकला, न्यूक्लियस के बाद प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन निकला। अंडरस्टूड? किस किस ने क्या क्या निकाला? हाँ, हाँ, scientist and discovery of subatomic particles। मैं ये चीज लिखा के दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि तुम लोग अगर एग्जाम में आए भी तुम लोग लिख पाओ। ओके, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, बाकियों को? हाँ सर। ओके, एग्जाम में आ सकते हैं, हाँ, हाँ सर। ध्यान रखना। अभी हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो न्यूट्रॉन होता क्या है? मैंने तो बोला है न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, दे आर चार्जलेस, न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रॉन नाम है उसका, ठीक है? प्रोटॉन क्या पॉजिटिव है, इसलिए प्रोटॉन, ठीक है? प्रोटॉन का पी वर्ड आता है पॉजिटिव से। सो तुम्हारा उसका चार्ज नहीं होता, बट उसका जो मास होता है
द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन। मतलब तुम बोल सकते हो एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके दे फॉर्म द न्यूक्लियस, ठीक है, दे रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो न्यूट्रॉन सब न्यूक्लियस में रहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन ही रहता है। हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन प्रोटॉन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर सकते हो। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। ऑल एटम्स मतलब एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन नहीं होता है। ओके, समझ में आया? हाइड्रोजन इज अ वेरी यूनिक एलिमेंट टू बी फ्रैंक। हाइड्रोजन का जो मतलब क्या बोलता है, वो एक नॉन मेटल है बट काम करता है मेटल की तरह। उसमें प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। इट्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड इट्स द स्मॉलेस्ट एटम बोल सकते हो। सो ऑटोमेटिकली इट हैज स्पेशल सम यूनिक फीचर्स टू इटसेल्फ। ओके, समझ में आया? तो ये अंडरलाइन करके रखो, हाँ, ये एग्जाम में आ सकता है। विच एलिमेंट डज नॉट हैव न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट हाइड्रोजन। समझ में आया? हाँ। सो सिंपल का तरीके से अगर मैं, बिकॉज देखो एटम का जो मास है that is mostly contributed, almost 99.9% is contributed by the mass of protons plus the mass of neutrons present inside nucleus। पर न्यूक्लियस ही मतलब तुम बोल सकते हो न्यूक्लियस का जो मास होता है that is equal to the mass of atom, ठीक है। so let me write this thing। तो प्रॉपर न्यूट्रॉन्स का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? so न्यूट्रॉन्स का कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। these subatomic particles do not have charge, that is they are neutral। ठीक है, उसके बाद क्या है? mass of one proton, one neutron is approximately equal to mass of one proton। और लास्ट वाला पॉइंट सिंपल, एक ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं। hydrogen atom do not contain neutrons। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है? मास ऑफ एटम, तुम बोल सकते हो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और दोनों को मिला के व्हाट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड, बोल सकते हो क्या बोलते हैं? कौन सा कैटेगरी में पड़ता है ये, बोल सकते हो? एनीवन? सरस्वती, क्या बोलते हैं दोनों को? न्यूक्लियॉन्स। Yes, nucleons। Why? Because they reside inside the nucleus। Okay? या तुम बोल सकते हो आर कलेक्टिवली कॉल्ड। Protons and neutrons are collectively called nucleons। Okay?
हाँ तो ये हो गया। हाँ वो न्यूक्लियस में रहता है, वो तो नहीं लिखने से भी होगा, अब समझ में आया गया तुम लोगों को। यहाँ पे लिख देता हूँ। सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? क्लियर? न्यूट्रॉन के बारे में समझ में आया? हाँ ऋषिकेश, काव्य, नवोदीप? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। Okay. So now we'll be starting about shells. ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जस्ट टू बी क्लियर। तो बोर के मॉडल में जो तो है वहां पे दिस ऑर्बिट्स आर, मैंने लिखा है एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी शेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखा है एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है। सो एनर्जी शेल्स कैसे होता है? ठीक है, सो एनर्जी शेल्स आर लाइक दिस। ओके, उसमें भी कुछ रूल्स है। ठीक है, यहाँ पे जो तुम नंबर देख रहे हो एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, यू आर सीइंग 4 नंबर्स है कि नहीं? 1 2 3 4। अभी ये जो 4 नंबर है ये किस प्रकार में है और व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मूला, 2n² का एक फॉर्मूला है, वहां पे भी n यूज होता है। व्हाट डज 2n² मीन? इट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर शेल, मतलब जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है पॉसिबल। सो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n²। सरस्वती 2n² था ना? हाँ 2n², यस। हाँ सो इसी जगह में ये n का वैल्यू आएगा, मतलब के शेल में। के शेल में अगर तुमको पूछेगा कि के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, सो सिंपली क्या करोगे, तुम्हारा इस जो ये जो n है, इस n के जगह में क्या लिखोगे? यू विल रिप्लेस इट बाय 1। सो आई कैन राइट 2 इंटू n² एज, n के जगह में मैं क्या लिखूंगा? 1 लिख दूंगा। तो कितना आ जाएगा? 1² मतलब 1, 2 इंटू 1 इज 2। सो इसका मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है? ओनली 2। समझ में आया सबको? So that is why the orbit number is important. Orbit का जो नंबरिंग है that is important. K shell is called N shell, the first shell तो 1, L is 2, M is 3, N is 4. Okay, 4 से ज्यादा नहीं होता है, बस जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें फिट हो जाता है। ओके, सो सिमिलरली L शेल में कितना होगा? सिंपल सा चीज है, देखो 2n² है, 2 इंटू n का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, सो 2² क्या होता है? 4, 4 इंटू 2 इज 8। इसका मतलब एल शेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है? ओनली 8 कैन बी देयर। समझ में? सिमिलरली इफ यू सी द एम शेल, एम शेल में कितना हो सकता है? एम शेल में सिर्फ एन के जगह में 3 लिख दो, 3² कितना होता है? 9, 9 2 जा 18। सो 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इन एम शेल। समझ में? व्हाट अबाउट द एन शेल? एन शेल में कितना होगा? बोलो। 4, 4² कितना होता है? 16, 16 2 जा कितना होता है? 16 2 जा कितना होता है? 32 Yes, 32 electrons. Okay. So this is why the shell number is important. So each of these orbits or shells are called energy levels, and energy levels are written in like this. So every orbit is represented by a letter, which is K, L, M, N, or N equals to 1, 2, 3, 4. Okay. Now the first shell, second shell, third shell, fourth shell, तो इस हिसाब से नंबरिंग होता है। ओके, क्लियर? सो इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स। ओके,
So let us study this topic. Okay, so different energy levels or shells. So सिंपल सा चीज है. Let me draw a circular thing. तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. So let me replicate it. I will just increase the size. ओके, ज्यादा हो गया नहीं, ठीक है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द शेल. तो यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा सेंटर में देयर बी कंप्लीटली फिल्ड न्यूक्लियस है कि नहीं. दिस इज अ कंप्लीटली फिल्ड न्यूक्लियस. सो आई कैन जस्ट हाईलाइट इट. यहाँ पे एरो ड्रॉ कर देता हूँ. सो दिस इज माई न्यूक्लियस है कि नहीं. सिमिलरली ये जो है तुम्हारा क्या है, दिस इज द के शेल है कि नहीं, बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. तो इसका n इक्वल्स टू 1 है. उसके बाद ये शेल क्या है, L शेल, n equals to 2. M शेल, लास्ट में क्या है तुम्हारा N शेल, n equals to 4. ओके. सो अभी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा टाइप का होता है. सो कैपेसिटी बोल सकते हो. हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ईच शेल कैन एकोमोडेट या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, ईच शेल हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल and can accommodate only a finite number of only a fixed only a maximum of fixed number of electrons. The maximum number of electrons that can be accommodated inside नहीं, inside कैसे होगा, in a discrete orbit या फिर in a shell of number n is given by what? Is given by the general formula
what is the general formula? It is 2 into n square. ठीक है, सो इसी चीज को मैं टेबुलर फॉर्म में लिख सकता हूं. shell name, shell number and maximum number of electrons. This is nothing but capacity to hold. ठीक है, so let me draw the table. सिंपल सा टेबल है. तो एग्जाम में आ सकता है. हाँ, सो अच्छा से ड्रॉ कर लेना. पहला क्या है, K है, L है, M है, N है. ठीक है, N के बाद भी होता है बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है. मतलब मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन 2D मॉडल बट आवर एटम इज नॉट 2D, इट इज एक्चुअली 3D. सो दैट इज वाई N के बाद स्टडी इतना नहीं किया जाता है, but it may be possible. So ठीक है, so K क्या होगा हमारा, K का नंबर क्या है 1. so I can say N equals to 1. या फिर एक 1 ही लिखता हूँ सिर्फ. 1 2 3 4. एक यहाँ पे कितना होगा, I can write the maximum number of electrons that can be held that is 2 into 1 square which is equal to 2. 2 into 2 square, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ that is nothing but 1 n. So 2 square 4, 4 to the 8. 2 into 3 square is equal to 3 square is 9, so 9 to the 18. And what about this one? So that is 4 square. So that is equal to 4 square is 16. 16 to the 32. So these are the maximum number of electrons that can be held by the 2, 8, 6, 18 and 32. समझ में आया सबको? तो अगर एग्जाम में ऐसा दे सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे सकता है कि शेल ऑफ नंबर, या फिर ऐसा ले सकता है व्हाट इज नाइन्थ शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, कैसे निकालोगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइन्थ शेल, कैसे निकालोगे? 2 into 9 square, सिंपल एज दैट. 9 is 81, 81 2 जा कितना होता है, 2 to the 2 1 2, 8 to the 16 है कि नहीं. 162 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पॉसिबल इन द नाइन्थ शेल. कर पाओगे एग्जाम में अगर आएगा? हाँ. बाकी लोग कर पाओगे? फॉर्मूला याद रखना 2n square. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर. ऋषिकेश, नवदीप, इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. Yes sir. एग्जाम में अगर आएगा, सिंपल सा सम है, छोड़ के मत आना, बहुत सिंपल सा चीज है. दिस चैप्टर इज टोटली कॉन्सेप्चुअल, इतना टफ वाला क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. तो ये वाला टेबल अच्छा से समझ लो. सो ये था हम लोगों का रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इन ए पर्टिकुलर शेल. तो ये यहाँ पे बुक में यही दिया हुआ है. So maximum number of electrons is presentation is given by the formula 2n square when is the orbit number of or energy level index 1 2 3 4. इसका energy level index ही बोल रहा था, orbit number और या फिर energy level index. ठीक है. So maximum number of electrons in a different shell are as follows. K shell में 2, 8, 18 and last में 32 and so on. बाद में भी हो सकता है. ठीक है. So
ये था जनरल कॉन्सेप्ट। अभी देखो नंबर 2 जो पॉइंट है वो देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकेंड रूल क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। मतलब अगर कोई एटम है उसका 2 शेल है, सो सेकेंड शेल में तुम्हारा तो मैक्सिमम 8 ही है। अगर कोई एटम है उसका 3 शेल है, 3 शेल में थर्ड वाले शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 ही हो सकता है बिकॉज इज द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो ये पॉइंट समझ में आया सबको? नंबर 2 वाला, पहला वाला तो मैंने समझा ही दिया है। सबको समझ में हाँ। आया? मतलब मेरे पास एक एटम है जिसके पास सोचो तुम्हारा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो दिस इज द के शेल। तो के शेल में पहले क्या होगा? इट विल ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑलरेडी जो 2 था मैक्सिमम, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे पेयर्स में रहता है, तो थोड़ा डिस्टेंस रहता है पेयर्स के बीच में। और सिमिलरली तुम्हारा जो नेक्स्ट वाला शेल होगा एम शेल, एम शेल में अगर तुम्हारा सोचो इफ देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल अगर है उसमें मैक्सिमम 8 ही रह सकता है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये एटम बाहर कोई एटम से, बाहर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले आता है, if it gains 1 electron, then what will happen? Then the electron will move to the new shell, that is the n shell. वो इस शेल में तो कमोड नहीं हो पाएगा बिकॉज बाय नेचर उसके पास 3 ही शेल था, ठीक है। के शेल, एल शेल एंड एम शेल विच ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड एंड एज पर द रूल्स एल लास्ट वाला जो शेल है एम शेल में, ऑल्दो इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 18 बट नेचुरली एलिमेंट के पास इतना नहीं था। नेचुरली एलिमेंट के पास सिर्फ 8 था। अगर ये एटम बाहर कहीं से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लाता है, then that electron cannot be accommodated in this outermost shell naturally. So that absorbed electron will move to another outermost shell, that is the n shell. समझ में आया ये चीज? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके, समझ में आया ये रूल? मतलब दिस रूल इज अ क्वाइट कॉन्फ्लिक्टिंग रूल बिकॉज तुम तो बोलोगे हाँ एम शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बट यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम 8 क्यों दिया है? बिकॉज देखो 8 फॉर ए गिवन पर्टिकुलर एलिमेंट वो स्टेबल फॉर्म में अगर है, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल फॉर्म में ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो तुम्हारा अनस्टेबल में ये अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इफ द एटम इज अनस्टेबल दिस, तो एटम क्या करने की कोशिश करे? इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, ठीक है। तब क्या होगा? वो ये जो 8 नंबर है ना, दिस 8 नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट। ये तुम लोगों को मैंने बताया था। तो ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर बाहर वाला शेल ऑक्टेट फॉर्मेशन में आ रहा है, सो देन द एटम बिकम्स हाईली स्टेबल। तो वो स्टेबल चीज को अनस्टेबल करने नहीं देगा, इट विल रेजिस्ट इंस्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई it maintains an octet level in for the outermost shell and that is why outermost shell में 8 ही हो सकता है। Is it clear? सबको समझ में आया? Yes. Okay. So that was the second point and last वाला जो point है that was called electrons। हम लोग अंदर से फिलअप करके करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ इलेक्ट्रॉन फिलअप, कभी किसी का इलेक्ट्रॉन मतलब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का कोई डायग्राम बना रहे हैं उसको हम लोग ऐसे फिलअप करेंगे, यहाँ पे पहला दो, उसके बाद यहाँ पे पहला दो, उसके बाद ऐसा करके फिलअप नहीं करते। हम लोग इनर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले के शेल को ड्रॉ करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। उसके बाद अगर सोचो वहां पे कितना है 2, 8, 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट फिल अप द के शेल। के शेल का मैक्सिमम 2 है इसलिए 2 लिखते हैं। उसके बाद 8 मतलब फॉर द सेकेंड, ठीक है। दिस हाउ इट इज ड्रॉन। और लास्ट में 7 कैसे ड्रॉ करेंगे देखो,
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ऐसा करके हम लोग ये ऐसा डायग्राम बनाता है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, वेयर ईच डॉट अराउंड द न्यूक्लियस in the orbit represents one electron. समझ में आ रहा है? So these are some diagrams. हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, लिथियम का है, बेरिलियम का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनर मोस्ट में हीलियम के साथ साथ क्या हो रहा है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, के शेल में। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? वो 2 इनर मोस्ट के शेल में देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है कि नहीं, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी ही वो है। समझ में आया? सो दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों स्टेबल को? बिकॉज यहाँ पे देखो कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। सो हीलियम इज एन एक्सेप्शन जहां पे ऑक्टेट स्टैंड्स फॉर 2। के शेल के लिए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2, ठीक है। समझ में आया? बट फॉर द अदर शेल्स द आउटरमोस्ट शेल इज शुड कंटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 शेल है, यहाँ पे आर्गन का 3 शेल है। सो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए है, तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का आर्गन हैज ए कंप्लीटली फिल्ड 3 शेल्स, मतलब अंदर वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है। सेकेंड वाला जो शेल है वो उसमें भी पूरा फुल कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स का। और ये बाहर वाला शेल है तो उसका बाय रूल क्या होना चाहिए, 8 मैक्सिमम हो सकता है। सो दैट इज वाई आर्गन इज ए नोबल गैस, इट डज नॉट रिएक्ट, इट इज वेरी स्टेबल। ये कहीं से इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है किसी को। समझ में? सो ये जो 3 एलिमेंट्स है, these 3 elements are very stable. Why? Because they have completely filled octet configuration in the outermost shell, ठीक है। So that is, those are very stable, ठीक है। तो इसीलिए उनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है, नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस? बिकॉज वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, अपने आप के साथ भी नहीं करते। हीलियम गैस का अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे, वी वोंट राइट He2, वी विल राइट He ओनली, सिर्फ हीलियम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? नियॉन गैस का फॉर्मूला क्या है? Ne, नॉट Ne2। Ne2 इज रॉन्ग, ओनली Ne, ठीक है। आर्गन का फॉर्मूला क्या है? आर्गन गैस का फॉर्मूला सिर्फ Ar है। बट अगर तुम ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में? 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। वो क्या करेगा? इट विल कंबाइन विथ इट ओन सेल्फ एंड इट विल फॉर्म ए बॉन्ड। सो उसका फॉर्मूला हो जाएगा O2। सो बाय नेचुरल फॉर्म ऑक्सीजन का क्या है? O2 में रहता है। वो ऑक्सीजन एटम के हिसाब से नहीं ले सकता, बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज unstable. Why unstable? Because it does not have the octet configuration in its outermost shell. समझ में आया सबको? सिमिलरली ये वाला हो जाएगा N2 O2, ये हो जाता है N2। क्यों N2? बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कम है। कितना है इसके पास? 5 है, 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन एटम का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड इट बिकम्स N2। सो गैसेस फॉर्म में nitrogen is found naturally is the form of a diatomic molecule. समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? ये जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तब समझ में आएगा। तो इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जाना है। इसको बोला जाता है बोर-बरी स्कीम, ठीक है। बोर-बरी स्कीम क्यों बोला जाता है? वैलेंसी के लिए। वैलेंसी तो तुम लोगों को समझा है लास्ट क्लास में। सो वैलेंसी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो ये समझ में आया? डायग्राम समझ में आया कैसे फिलअप हो रहा है? सो पहले हम लोग सोचो लिथियम का कितना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिथियम के बारे में बोलूंगा, लिथियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो लिथियम का अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग क्या करेंगे? वी फर्स्ट ड्रॉ द न्यूक्लियस, we'll draw one shell, that is the K shell, and we will draw 2 electrons here, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पे फिट नहीं होगा, इट हैज टू मूव टू द नेक्स्ट शेल, ठीक है। So this is called the electron dot structure, okay, not electron dot structure, this is called the atomic structure, या फिर इसको this is called schematic atomic structure, okay। समझ में आया सबको? So we have 3 electrons, 1 2
3, बीच वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस है। बाकियों को समझ में आया? सो थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is the shells are filled in a step wise manner। पहले K शेल फिलअप होता है, उसके बाद L शेल फिलअप होता है, उसके बाद M शेल फिलअप होता है, उसके बाद N शेल फिलअप होता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? हाँ यस सर। नवदीप समझ में आया? नवदीप समझ में आया? हाँ सर। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में वैलेंसी स्टार्ट करूंगा। वैलेंसी लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, सो मेक श्योर दैट यू अगेन लर्न इट प्रॉपरली। कैसे वैलेंसी निकालता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कैसे हम लोग को जो +4 अगर 4 से ज्यादा हुआ हम लोग क्या करते हैं, उसको वैलेंसी को क्या करते हैं 8 से माइनस कर देते हैं, है कि नहीं, रिमेनिंग वाला। ठीक है, और 4 तक हम लोग उसी नंबर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी, एंड आफ्टर 4 if the valence electrons number of valences is greater than 4, then we subtract that valence number of valence electrons from the octet value, that is 8। यही पढ़ा था ना तुम लोगों को? सो नेक्स्ट क्लास में फिर से वैलेंसी एक टाइम का रिवीजन हो जाएगा, सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर? समझ में आया सबको? हाँ। यस सर। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास संडे को होगा, क्योंकि ऑनलाइन ही होगा। तुम लोग का तो 14 तक एग्जाम है ना, 13 तक, तो ठीक है। नेक्स्ट संडे तो 12th है, तो 12 को ऑनलाइन कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा 13 ऋषिकेश एग्जाम खत्म है? ऋषिकेश एग्जाम सर खत्म? मतलब समझा नहीं। एग्जाम तुम्हारा कब खत्म होगा? सर 14 को। 14 को एग्जाम है? हाँ सर। ओके, तो 13 वाला क्लास भी मैं ऑनलाइन ही करा दूंगा, 12 वाला क्लास भी तो ऑनलाइन कराऊंगा। सो ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। 13 का इस बैलेंस ही समझा दूंगा 1 घंटे के लिए। सो ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना, ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द मॉडल्स। कुछ डाउट है तो मुझे पूछना नेक्स्ट क्लास में। ओके, सबको समझ में आया? हाँ। हाँ सर। काबिक, नवोदय समझ में आया? हाँ सर। काबिक, ओके, स्टडी द चैप्टर एंड ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। Good night. बाय सर, गुड नाइट। Bye.